हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 15 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जो वीडियो क्लास है वो वीक में 3 डे अपलोड होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अगर आपका एक भी वीडियो क्लास मिस हो गया ना तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। आपको चैप्टर को समझने के लिए सारे वीडियो क्लास को मिस नहीं करना है, सारे वीडियो क्लास को देखना है। अगर एक भी वीडियो क्लास मिस हो गया तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो क्लास में हमने संघ कार्डेटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है। कार्डेटा के 3 मुख्य लक्षण भी हमने देखे थे। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि इस संघ के जंतुओं में नोटोकार्ड पाई जाती है, यानी पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ठीक है। तो पृष्ठरज्जु के आधार पर यानी नोटोकार्ड के उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ को 3 उपसंघ में बांटा गया था। ठीक है, 3 उपसंघ में बांटा गया है। वो 3 उपसंघ कौन कौन से हैं? आपका यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, ठीक है, दूसरा आपका था सिफेलोकार्डेटा और तीसरा आपका था वर्टिवेटा। ठीक है। यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा को और सिफेलोकार्डेटा को हम एक्रेनिया समूह में रखते हैं और आपका वर्टिवेटा को हम क्रैनिएटा समूह में रखते हैं। ठीक है। अब हमें इन्हीं तीनों उपसंघों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो यूरोकार्डेटा है, ठीक है, यूरोकार्डेटा को हम और क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। ठीक है। तो इसमें जो नोटोकार्ड है वो लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। ठीक है। सिफेलोकार्डेटा में सर से लेके पूंछ तक नोटोकार्ड पाई जाती है और आपका जो वर्टिवेटा उपसंघ है उसमें लार्वा के जब मतलब भ्रूण अवस्था में, लार्वा नहीं सॉरी, उसमें भ्रूण अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है। वयस्क अवस्था में ये नोटोकार्ड मेरुदंड में बदल जाती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे उपसंघ यूरोकार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा। तो हेडिंग हम डाल लेंगे उपसंघ यूरोकार्डेटा या आपका ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। ठीक है। सब फाइलम यूरोकार्डेटा। ठीक है। यूरोकार्डेटा उपसंघ में निम्न कोटि के कार्डेट्स आते हैं। ठीक है। किस प्रकार के कार्डेट्स आते हैं? जो एकदम निम्न कोटि के कार्डेट्स होते हैं वो यूरोकार्डेटा उपसंघ में रखे गए हैं। ठीक है। यूरोकार्डेटा इसका मतलब भी आपका होता है, इसका मतलब होता है, यूरो मतलब होता है पूंछ यानी टेल। ठीक है। यूरो मतलब होता है टेल यानी पूंछ। ठीक है। और कार्डेटा मतलब होता है, और आपका कार्डा मतलब नोटोकार्ड। ठीक है। ऐसे जंतु जिनके पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है। ठीक है। यानी ऐसे जंतु जिनके पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। इस उपसंघ के जो समान लक्षण है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ फिर से तो लिखने की जरूरत है नहीं कि मैं आपको फिर से बताऊँ, आपको पता ही है कि यूरोकार्डेटा के जो जंतु हैं, ठीक है, उनके नोटोकार्ड कब पाई जाती है? लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेंगे समान लक्षण। समान लक्षण। ठीक है। और पहला लक्षण लिखेंगे, अगर इनके हम आवास की बात करें, आपका जो पहला लक्षण, अगर हम इनकी आवास की बात करें कि पाए कहाँ जाते हैं, तो ये समुद्र में, ठीक है, या तो अकेले पाए जाते हैं या फिर संघ में यानी कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र तैरते हुए, ठीक है, या चट्टानों से चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं यानी स्वतंत्र पाए जाते हैं, यानी परजीवी के रूप में ये नहीं पाए जाते। ये स्वतंत्र अवस्था में या तो आपको सिंगल मिल जाएंगे या फिर समूह यानी कॉलोनियों के रूप में आपको स्वतंत्र तैरते हुए या चट्टानों से चिपके हुए अवस्था में ये पाए जाते हैं।
ठीक है, तो लिखेंगे पहला ये समुद्र में एकल या संघ, ठीक है, कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र तैरते हुए या चट्टानों में चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इनमें, ठीक है, इनमें जो स्वतंत्र एसिडियन टेडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इनमें एसिडियन मतलब इनमें जो स्वतंत्र जो लार्वा अवस्था वो पाई जाती है, वो कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? एसिडियन टेडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछता भी है कि एसिडियन टेडपोल लार्वा अवस्था किन जंतुओं में पाई जाती है? तो वो उपसंघ यूरोकार्डेटा के जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम इनमें ग्रसनी, क्लोम दरारें, पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तथा पृष्ठरज्जु जैसे कार्डेटा के मुख्य लक्षण लार्वा अवस्था में पाई जाती है। मुख्य लक्षण केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। लार्वा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र एसिडियन टैडपोल लार्वा अवस्था होती है। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि जो भी कार्डेटा के जो मूल लक्षण हैं, ठीक है, नोटोकार्ड है, नालवत केंद्रीय तंत्रिका है, ठीक है, ग्रसनिक क्लोम दरारें हैं, ये ठीक है, यानी जो कार्डेटा संघ के जो मूल लक्षण हैं वे उपसंघ यूरोकार्डेटा के केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। लार्वा अवस्था जब खत्म हो जाती है, जब ये वयस्क में बदल जाता है, तो ये सारे जो कहते हैं जो कार्डेटा के मूल लक्षण हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, तीसरा हम लिखेंगे पृष्ठरज्जु लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, कि पूंछ में पाई जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, ये कोमल शरीर वाले जंतु, इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। ठीक है, ये कोमल शरीर वाले जंतु इनका बाह्य आवरण ट्यूनिक, इनका बाह्य आवरण ट्यूनिक या टेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 5, इसकी आहार नाल यू आकार की होती है। इसकी आहार नाल यू आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 6, इनकी ग्रसनी आकार में बड़ी तथा थैलीनुमा होती है, जिसके पार्श्व द्वारों पर अनेक क्लोम छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इनकी लिखेंगे, इनकी ग्रसनी, ठीक है, यानी फेरिक्स, फेरिनक्स, इनकी ग्रसनी आकार में बड़ी तथा थैलीनुमा होती है। जिसकी पार्श्व दीवारों पर अनेक क्लोम छिद्र होते हैं। अनेक क्लोम छिद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रांचियल पोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 7, अगला पॉइंट हमारा 7, इनमें उत्सर्जन सुप्रा न्यूरल ग्रंथि पाइलोरिक ग्रंथि पाइलोरिक ग्लैंड एवं नेफोसाइट द्वारा होता है। नेफोसाइट द्वारा होता है। ठीक है, पॉइंट 8 लिखेंगे, इनमें विशिष्ट संवेदी अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, इनमें संवेदी अंग नहीं पाए जाते। इनमें संवेदी अंग नहीं पाए जाते। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो जनन होता है यानी इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, दोनों होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, यानी या नर और मादा एक ही जंतु में होते हैं। और निषेचन इसमें कैसा होता है, निषेचन इसमें वाय होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इनमें जनन यानी रिप्रोडक्शन, इनमें जनन अलैंगिक, अलैंगिक या लैंगिक, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनमें जनन अलैंगिक या लैंगिक, लैंगिक होता है। ये उभयलिंगी होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, यानी ये हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, ये उभयलिंगी होते हैं यानी क्या होते हैं, हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी नर और मादा क्या होता है, एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा, नर और मादा एक ही जंतु में, एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनमें जो निषेचन होता है वो वाय होता है, इनमें निषेचन वाय होता है, वाय होता है, ठीक है, यानी इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, वाय होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भी है और ये लास्ट भी आपका, ठीक है, इनमें प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है, यानी रिट्रोग्रेसिव मेटाफोर्सिस पाया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि प्रतिगामी कायांतरण क्या है, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ। इनमें प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस पाया जाता है, ठीक है। आपका प्रतिगामी कायांतरण, इसका मतलब ये होता है कि जैसे लार्वा, ठीक है, जो लार्वा होता है, जैसे ही लार्वा वयस्क में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है। जब लार्वा वयस्क में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है। और कायांतरण के प्रारंभ में इनमें जो कायांतरण के प्रारंभ, मतलब जब ये कायांतरण अवस्था यानी जो इनकी वयस्क अवस्था प्रारंभ होती है, ठीक है, तो उसी समय जो नोटोकार्ड यानी जो इनकी पृष्ठरज्जु वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वयस्क में लार्वा की सभी रचनाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है, अर्थात जो वयस्क अवस्था होती है वो लार्वा से बिल्कुल भिन्न होती है, ठीक है। इसी को हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं, ठीक। आया समझ में? नहीं आया समझ में, पर मुझे पता लगा कि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो लार्वा अवस्था में, ठीक है, लार्वा अवस्था में जो भी रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक, जब वो वयस्क अवस्था प्रारंभ होती है, पहले आप कायांतरण समझ लीजिए, ठीक है, तब मैं आपको दोनों एक साथ समझाती हूँ, ठीक है। जैसे ही लार्वा वयस्क अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे ही लार्वा यानी जब तक उसकी लार्वा अवस्था चलती है और जैसे ही उसकी वयस्क अवस्था यानी वयस्क में परिवर्तन होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया
कि जैसे ही लार्वा वयस्क में परिवर्तन होने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायांतरण कहते हैं। ठीक है। तो जो वयस्क में लार्वा की सभी रचनाएं, यानी जो भी रचनाएं, यानी जो लक्षण हैं जो लार्वा में पाए जाते हैं वो वयस्क में खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यानी जो इसकी वयस्क अवस्था है वो लार्वा से बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, जो रचनाएं लार्वा अवस्था में पाई जाती वो वयस्क में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी को हम प्रतिगामी कायांतरण यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, जब वयस्क अवस्था लार्वा से बिल्कुल भिन्न होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिगामी कायांतरण बोलते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया कि प्रतिगामी कायांतरण किसे कहते हैं हम। ठीक, कि जब वयस्क अवस्था लार्वा अवस्था से बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, पूछता भी है कि प्रतिगामी कायांतरण किस संघ के जीवों में पाया जाता है, तो ये कार्डेटा के उपसंघ यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखेंगे। यूरोकार्डेटा के हमने लक्षण देख लिए, यूरोकार्डेटा के, और इसके जो बाकी लक्षण है वो कई कार्डेटा का उपसंघ है, तो और लक्षण इसकी और लक्षण इसकी कार्डेटा की तरह होंगे। ठीक है, यूरोकार्डेटा के हमने लक्षण देख लिए, अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला साल्पा, अगला है आपका हर्डमेनिया, इसका हम लोग अभी फिगर भी देखेंगे। हर्डमेनिया का इसके बारे में पूछता भी है, हर्डमेनिया। फिर आपका है आइकोप्लूरा, प्लूरा। ठीक है, और हर्डमेनिया को हम सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं हम, सी स्क्वायर्ड। ठीक है, और आपका उदाहरण हो गया बोट्रिलस, ठीक है, इतना उदाहरण काफ़ी है। अब हम हर्डमेनिया का फिगर देख लेते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में पूछता भी है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी भी ले लेते हैं। हर्डमेनिया का फिगर है। ठीक है, ठीक, ये इसका फूट है, ये इसका बाह्य कण, यानी जो इसने बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण किया है, इसको हम फॉरेन पार्टिकल्स को बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक, ये इसके बाह्य शरीर है, बाह्य भित्ति है, जिसको हम टेस्ट या फिर आपका ट्यूनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका एट्रियल सिफॉन है यानी परिकोष्ठ नाल। ठीक, ये इसका एट्रियल पोर है यानी परिकोष्ठ छिद्र। ठीक है, ये इसका कहते हैं क्लोम छिद्र है। ठीक, यानी ब्रांचियल पोर है, ये इसका ब्रांचियल सिफॉन है। ठीक, और ये जो इसने बाहर से मतलब जो इसने भोजन के रूप में जो पार्ट खाए हैं वो है, इसको हम फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं यानी बाह्य कण। ठीक है, तो ये आपका हर्डमेनिया का फिगर है, इसको आप बना लीजिएगा। और अब इसको बारे में जो इनके जो बॉडी पार्ट है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतने ही ना, आपको बस इसके नाम लिख लेने हैं। और हर्डमेनिया के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जो जानकारी इसके बारे में आपको पूरी तरह से आप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब 12 में नहीं, नेक्स्ट क्लास मतलब जब आप बीएससी में जाओगे तब। ठीक है, आपके बारे में आपको क्लास 11 में बस इसके फिगर के बारे में पढ़ना है और इसके नाम क्या है और थोड़ी बहुत इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो हर्डमेनिया, इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर होता है थैलीनुमा होता है। ठीक है,
और ये आधारी पाद यानी जो इसका आधारी पाद से रेत में धंसा होता है, यानी यहाँ से ये क्या होता है, रेत में धंसा होता है। ठीक है। शरीर के अग्र भाग में आपका ये परिकोष्ठ, एट्रियल और क्लोम साइफन, ठीक है, यानी ब्रांचियल साइफन पाए जाते हैं। ठीक है। इन पर क्रमशः परिकोष्ठ और क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये आपका परिकोष्ठ है और ये आपका क्लोम छिद्र है, ये इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसकी देह भित्ति को मेंटल कहते हैं या टेस्ट कहते हैं या ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है। इसमें पृष्ठ रज्जु पूंछ तक ही सीमित होती है, यानी जो इसकी पूंछ होती है वहीं तक ही पृष्ठ रज्जु सीमित होती है। ठीक है। और वो भी कब से होती है, जब ये लार्वा अवस्था में होती है। ठीक है। यूरोकार्डेटा के बिल्कुल भी मत भूलिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, यूरोकार्डेटा के उपसंघ यूरोकार्डेटा के जंतुओं में, ठीक है, नोटोकार्ड लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। ठीक है। वयस्क अवस्था में ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक। ठीक है। और ये रूपांतरण इस जो लार्वा जो नोटोकार्ड है ये लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, और जब ये वयस्क अवस्था में रूपांतरण होता है यानी इसका जब कायांतरण होता है तो ये खत्म हो जाती है, जो नोटोकार्ड है वो खत्म हो जाती है और कार्डेटा का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता, यानी जब वयस्क अवस्था में कार्डेटा का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। ठीक है। तो ये आपका उपसंघ यूरोकार्डेटा खत्म हो गया। हमने समान लक्षण भी देख लिए, एक हमने कैथार्डमेनिया का फिगर भी देख लिया। ठीक है। अब हम अगला जो हमारा उपसंघ है सिफेलोकार्डेटा, उसकी हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग डालेंगे संघ, उपसंघ, उपसंघ सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा। ठीक है। सब फाइलम, सब फाइलम सिफेलो। ठीक है। इसमें जो नोटोकार्ड है वो सर से लेके पूंछ तक और जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है। इसमें जो नोटोकार्ड है वो सर से लेके पूंछ तक और जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है। इसमें जो कार्डेटा संघ के जो तीनों मूल लक्षण हैं वो तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। कार्डेटा संघ के तीनों मूल लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और ये दूसरी बात, यह सबसे छोटा उपसंघ है। ठीक है। इसमें इस उपसंघ में केवल एक वर्ग लेफ्टोकार्डी, ठीक है, एक कुल ब्रैकियो स्टोमिडी, ठीक है, और मात्र दो वंश ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, और एसिमिट्रॉन सम्मिलित है। ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। लिखेंगे यह सबसे, यह सबसे छोटा उपसंघ है। इस उपसंघ में एक वर्ग लेप्टोकार्डी एक कुल ब्रैकियोस्टोमिडी, ठीक है, ब्रैकियो स्टोमिडी और मात्र दो वंश
मात्र 2 वंश सम्मिलित हैं। सम्मिलित है, ठीक है। इसके जो समान लक्षण है वो निम्न है। तो हम हेडिंग डालेंगे समान लक्षण। इस उपसंघ के जो समान लक्षण है वो निम्न, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे पहला, ठीक है। ठीक है, ये मुख्यतः एक ही स्थान पर रहने वाले अचल जंतु, यानी ये जो जंतु हैं वो चल नहीं पाते किंतु तैर सकते हैं, ठीक है। इनमें तैरने के लिए फिन पाया जाता है। फिन यानी पंख, ठीक है। पंख मत समझिएगा, पंख तो आपका विंग्स हो गया जो पक्षियों में पाया जाता है। इनमें पंख नहीं पाया जाता। जो मछलियों में तैरने के लिए जो आपका जो पीछे जो बना होता है उसको हम फिन बोलते हैं, पख बोलते हैं, ठीक है। तो ये अचल जंतु होते हैं पर ये तैर सकते हैं। तो इनमें तैरने के लिए क्या पाया जाता है? पख पाया जाता है, ठीक है। और जो इनका अधिकतर शरीर है वो कीचड़ में धंसा रहता है, सिर्फ अगला भाग ही बाहर निकला रहता है, ठीक। तो लिखेंगे इसमें ये मुख्यतः एक ही स्थान पर रहने वाले अचल जंतु हैं किंतु ये तैर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका शरीर मछली के समान तथा छोटा होता है, ठीक है। जल में तैरने के लिए पखने यानी फिन्स होते हैं। जल में तैरने के लिए पखने यानी फिन्स होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट थर्ड, ठीक है। इनमें कार्डेटा के मूल लक्षण जीवन पर्यंत पाई जाती है। जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 4, इनमें पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु तथा तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कार्ड तथा तंत्रिका रज्जु शरीर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी पूरे शरीर में पाई जाती है, यानी सर से लेकर पूंछ तक पाई जाती है, दूसरे सिरे तक फैली रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें पूर्ण आहार नाल उपस्थित होता है। इनमें पूर्ण आहार नाल
उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और लिखेंगे इनमें। अगला लिखेंगे 6 पॉइंट, इनमें उत्सर्जन, इनमें उत्सर्जन, इनमें उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखेंगे पॉइंट 7। ठीक है, इनमें जो कहते हैं ये जो जंतु होते हैं ये एकलिंगी होते हैं और इनमें जनन ग्रंथियां अनेक होती पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो इनमें निषेचन होता है वो समुद्री जल में होता है। तो लिखेंगे ये जंतु एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये जंतु एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल, ये जंतु एकलिंगी होते हैं जनन ग्रंथियां अनेक तथा निषेचन समुद्री जल में होता है, समुद्री जल में होता है। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है? समुद्री जल में होता है। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है यानी इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी इनमें स्वतंत्र लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो लिखेंगे लास्ट पॉइंट, इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, और इनमें जो परिवहन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है और बंद प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसका है आपका एम्फीऑक्सस, इसका हम फिगर भी देखेंगे, एम्फीऑक्सस। ठीक है, इसे हम ब्रैकियोस्टोमा भी कहते हैं, ब्रैकियोस्टोमा भी कहते हैं, ब्रैकियोस्टोमा। ठीक है, तो इसे हम ब्रैकियोस्टोमा भी कहते हैं और इसका साधारण नाम लैंसीलेट भी है, इसे हम लैंसीलेट भी बोलते हैं, लैंसीलेट। ठीक है, लैंसीलेट। ठीक है, तो अब हम फिगर देख लेते हैं आपका एम्फीऑक्सस का। ये आपका एम्फीऑक्सस का फिगर है। ठीक है, ये इसका फिन है, काउडल फिन, ये पीछे का पृष्ठ पक है, ये पृष्ठ पक है, ये इसके मायोटॉम्स सेगमेंट है। ठीक है, जिसकी सहायता से ये सेगमेंट की सहायता से पूंछ को ऐसे आराम से ऐसे आसानी से हिलाकर ये तैर सकता है। ये इसका पृष्ठ रज्जु है यानी नोटोकार्ड है। ये इसका तंत्रिका रज्जु है जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये इसका तंत्रिका रज्जु है। ठीक, ये इसका डोर्सल फिन यानी पृष्ठीय पक है। ठीक, ये इसका मस्तिष्क है, यहाँ पे ब्रेन, और ये इसका आई स्पॉट है, और ये टैंक्टिल्स यानी संस्पर्शक है, ये इसका माउथ है। ये इसका गोनैड यानी जननांग है जहाँ पर ढेर सारे युग्मक बनते हैं, ये इसकी जनन ग्रंथि है। ठीक है, ये इसका आर्टिकल पोर है, ये इसका एनस है, ये इसका वेंट्रल फिन यानी उदर, ये इसका उदर पक है। ठीक, और ये इसकी ग्रेशनी है, इसकी फेरिनिक्स है। ये आपका पूरा एम्फीऑक्सस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसके सारे नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक, एम्फीऑक्सस को और क्या बोलते हैं? ब्रैकियोस्टोमा बोलते हैं। इसका जो साधारण नाम है वो इसका लैंसीलेट है। ठीक है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार जंतु होता है। ठीक है, जो समुद्र के तल पर बिल बनाकर रहता है। ठीक है,
तो एम्फीऑक्सेस के बारे में इतना ही। तो आज की वीडियो क्लास में हमने 2 उपसंघ पढ़े, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, और दूसरा उपसंघ सिफेलोकार्डेटा पढ़ा। तीसरा जो उपसंघ है वर्टिवेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास से आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कहाँ देने हैं, यस राइट, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, यूरोकार्डेट्स की आहार नाल किस आकार की होती है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, हर्डमेनिया की देह भित्ति को क्या कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के सदस्यों में उत्सर्जन किसकी सहायता से होता है। प्रश्न चौथा है, एम्फीऑक्सस किस उपसंघ का सदस्य है। प्रश्न पांचवा है, ब्रैकियोस्टोमा का अन्य नाम क्या है। ठीक है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी वीडियो क्लास आप लोग मिस मत किया करिए। अगर आपने एक भी वीडियो क्लास मिस कर दी, ठीक है, या जो आप लोग बहुत बच्चों की आदत होती है ना वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, वो भी मत करिएगा आप लोग। उससे क्या होता है कि आपको अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर को अगर आप नॉर्मली टाइम पास के लिए वीडियो क्लास देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए, लेकिन अगर आपको सच में चैप्टर को समझना है तो ठीक है, तो एक भी वीडियो क्लास मिस मत किया करिए। ठीक है, अगर एक भी वीडियो क्लास या एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।